आज का हमारा टॉपिक डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या है, हम उसके पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक्चुअली जुड़ा हुआ है डिस्क्रीट फोरियर सीरीज से, और डिस्क्रीट फोरियर सीरीज को डिस्कस करने के लिए हमें एक्चुअली जो एनालॉग सिग्नल का जो फोरियर सीरीज है, यानी कंटिन्यूस फंक्शन हो, तो उसका फोरियर सीरीज थोड़ा सा हम उसको रिव्यू करेंगे। तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म से पहले हम डिस्क्रीट फोरियर सीरीज एक्चुअली डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रीट फोरियर सीरीज से पहले जैसे मैंने कहा कि हम एनालॉग कोई सिग्नल है आपके पास, जैसे ये स्क्वायर वेव फॉर्म है या ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, तो फोरियर का जो एनालिसिस था वो ये था कि कोई भी फंक्शन जो है जो कि सिग्नल हो सकता है, सो इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स हार्मोनिक्स। जैसे ये ft है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ए नॉट और कोसाइन हार्मोनिक्स और साइन हार्मोनिक्स उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो एक्चुअली जो हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की तरफ जाएंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो भी एक्चुअली यही है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सी एन ई रेज़्ड पावर जे एन। मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी हम ओमेगा नॉट कंटिन्यूस के लिए नहीं इस्तेमाल करते, ओमेगा नॉट कैपिटल यूज़ करूँगा यहाँ पे स्मॉल ओमेगा नॉट। यानी किसी भी फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इन्फिनिट हार्मोनिक्स है और उन हार्मोनिक्स के यानी एन जीरो तो ये डीसी कंपोनेंट बन जाएगा। इसका यानी इसका मतलब अगर मैं समीशन खोल दूँ तो दिस समीशन विल बी कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस सी माइनस वन ई रेज़्ड पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस सी नॉट which is the DC component plus C1 e raised to power minus plus j n। इस केस में n1 होगा, सो इट्स नेगेटिव माइनस जे एन, जे ओमेगा नॉट हो जाएगा। यहाँ C1 है तो ये प्लस e raised to power j n1 हो जाएगा, जे ओमेगा नॉट यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो जाएगा t plus c2 and so on e raised to power j 2 omega naught of t। तो इस तरीके से जो हमने फोरियर सीरीज में एक्चुअली हम ये मालूम करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हार्मोनिक्स है उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, जो कि सी नॉट C1 C माइनस वन सी नॉट C1 C2 है। तो उनको जो हम ऐड करेंगे तो हम जो है जो रिस्पेक्टिव पीरियोडिक फंक्शन है वो हम अचीव कर सकते हैं। या अगर फंक्शन गिवन है तो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन गिवन है तो सम करके हम वो पर्टिकुलर वेव फॉर्म जो है वो अचीव कर सकते हैं, पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो ये इसकी नोटेशन थी। और इसमें थोड़ा सा जैसे मैं प्रेजेंटेशन इसकी देख लूँ, एक एग्जांपल जो है, जैसे ये एक स्क्वायर वेव फॉर्म है और इसके अंदर कौन कौन से हार्मोनिक्स हम ऐड करें और उनकी क्या वैल्यू हो, तो उनका एम्पलीट्यूड क्या हो, सी यानी सी एन आर दी एम्पलीट्यूड्स, सो दे आर दी एम्पलीट्यूड्स ऑफ द हार्मोनिक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हार्मोनिक्स एंड एन ओमेगा नॉट आर करस्पॉन्डिंगली दोज हार्मोनिक्स। तो और इस केस में चूंकि हम स्पेसिफिकली इसको कैपिटल ओमेगा नॉट हम करें। सो दिस इज दी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और ये हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये कोफिशिएंट्स और ये ओमेगा नॉट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका पीरियड देख लें कितना है, तो 0 से लेके ये t सेकेंड्स है, ये पीरियड है इसका, और t सेकेंड पर 2 मिली सेकेंड है। तो f is easy to find
f naught is equal to 1/2 milli, which is actually 1000 divided by 2, which is 500 hertz. And obviously the omega naught would be 2 pi into f, which is 1000 pi. So that is actually omega naught. तो यूजुअली हम कंफर्टेबल होते हैं हर्ट्स में एनालॉग सिग्नल के, तो हमें मालूम है कि ये सिग्नल बनाने के लिए हमें 500 हर्ट्स चाहिए होगा. इसका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. इसका चूँकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये एवरेज वैल्यू इसकी 0 होगी ऑब्वियसली. और जो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्स होगी. इसके अलावा अगर ये ओमेगा नॉट है 500, so 2 omega naught would be 1000 1 kilohertz, 3 omega naught 5 kilohertz, 4 omega naught 2 kilohertz. तो ये हार्मोनिक्स होंगे और उनके एम्पलीट्यूड जो हैं वो हमने एक्चुअली फोरियर सीरीज कोफिशिएंट से फाइंड करने होते हैं. तो इस केस में हम फोरियर सीरीज के जो फार्मूला है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का वो हम मालूम करते हैं और उससे हमें मालूम हो जाता है कि कौन कौन से हार्मोनिक्स के कितने कितने एम्पलीट्यूड क्या क्या हो, तो हम वो डिजायर्ड सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं. अब बात आ जाती है कि डिस्क्रीट फोरियर सीरीज की. जब हमने देखा कि सिग्नल का पीरियोडिक होना शर्त था फोरियर सीरीज मालूम करने के लिए, और फोरियर सीरीज में जो स्पेक्ट्रम है एक्चुअली वो स्पेक्ट्रम जो है वो एक्चुअली जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है. इसका मतलब है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर मौजूद होंगी. अगर आप उसको प्लॉट करें, प्लॉट मेरे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मैं एक्स एक्सिस में एन रखता हूँ. फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आप प्लॉट करते हैं, एक्चुअली वो रेफर कर रहे होते हैं एन ओमेगा नॉट को. सो एन 0 है तो सी नॉट जो भी है वो आएगा, और एन 1 है तो दैट रेफर्स टू 0 फ्रीक्वेंसी. ये फर्स्ट टाइम आई वाज 500 को रेफर कर रही है. एक्चुअली हम एन एफ नॉट में प्लॉट कर रहा हूँ. अपना ओमेगा कैपिटल ओमेगा नॉट के लिए मुझे फर्दर 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 500 हर्ट्स उसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा ऑब्वियसली आपको मालूम करना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे यूजुअली सम एम्पलीट्यूड विल बी देयर, दैट इज C1 fundamental frequency, or the second harmonic, that is 2, so this is C2, so and that is actually 2 times 500 second harmonic. इसी तरीके से N3 पे C3 होगा और that refers to the third harmonic and so on. तो ये फोरियर सीरीज का जो प्लॉट है एक्चुअली हम कोफिशिएंट्स प्लॉट करके बताते हैं कि ये हार्मोनिक्स इनके ये एम्पलीट्यूड हो, और तो वो हम जो अपना अकॉर्डिंगली फंक्शन जो है वो हम मालूम कर सकते हैं या इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला फ़र्क है वो ये है कि डिजिटल डोमेन में जो फ्रीक्वेंसीज है, जो डिजिटल फ्रीक्वेंसीज है वो दे आर डिजिटल फ्रीक्वेंसीज, वो 0 से लेके पाई तक इन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, या 0 से लेके 2 पाई तक जो है वो डिस्टिंक्ट है या जुड़ा है. अगर आप फ्रीक्वेंसी से मज़ीद बढ़ाएंगे तो वो एलिएज होके 0 से 2 पाई यानी ओमेगा नॉट 0 से स्टार्ट करें, और ओमेगा जो लास्ट होगी ओमेगा एल ही लिखते तो लास्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअली पाई इज द पाई एल के बजाय हम लिख देते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो पाई है. इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी एलीज हो जाती है, लेकिन वो क्या होती है उनका फेज जो है वो रिवर्स होता है, और फिर 2 पाई के बाद एग्जैक्टली 0 रिस्पॉन्स टू एक्चुअली ओमेगा becomes pi, sorry 2 pi, then the same sequence यानी एक्स ऑफ एन जो सीक्वेंस होगा वो साइनसॉइडल सिग्नल जो डिस्क्रीट साइनसॉइडल होगा ये और ये सेम सिग्नल जनरेट करेंगे. सिमिलरली पाई और जो है वो 3 पाई वुड बी एक्चुअली दे आर द सेम फ्रीक्वेंसीज. तो वो फ्रीक्वेंसी जो है एलिएज हो जाती हैं. तो ये डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज है एक्चुअली 0 से पाई तक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग. तो ये जुदा फ्रीक्वेंसीज हैं, इसके बाद वो बाकी एलिएज हो रहे थे.
तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉल मेगा, वो हमें मतलब वो हमें मालूम है कि दैट इज 2 पाई ओवर एन। अगर हमारे पास एक पीरियोडिक सीक्वेंस हो एक्स ऑफ एन, ये टिल्डा जो है ये नोटेशन यूज करते हैं हम पीरियोडिक सिग्नल के लिए, एक्स ऑफ एन उसका पीरियड एन है। तो फॉर डिस्क्रीट केस वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो एक जो बात है वो ये कि इसमें इन्फिनिट हार्मोनिक्स नहीं होंगे जिस तरीके, क्योंकि ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं दे हैव दिस नेचर दैट दे आर डिस्टिंक्ट बिटवीन 0 एंड पाई। इसके बाद दे आर रेपिटेशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक नया सिग्नल जनरेट नहीं होगा, इन अदर वर्ड्स। सो ये जो ई रेस्ट पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट टी था, उसका जो काउंटर पार्ट है डिजिटल डोमेन में, वो हम देखते हैं कि अगर किसी सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट ऑफ एन। सो ये एक्चुअली उसकी सी नॉट को रिलेट कर रहा है एनालॉग पार्ट के अंदर। ये उसकी एवरेज वैल्यू है। ई वन ऑफ एन इज द फर्स्ट हार्मोनिक, सो दिस इज 2 pi over n is actually the frequency. So this is actually the frequency and this is omega k, they are k harmonics. So E1 of n is fundamental frequency 2 pi over n, and select कर लें आप पीरियड सेलेक्ट करें 2 pi n में, एंड अगर 12 है तो 2 pi over 12 pi over 6 हो जाएगा एक्चुअली। सो फिर आप इसका ट्वाइस थ्राइस इस तरह आप मालूम कर जाएंगे। तो इवेंचुअली E1 2 जो है that is the second harmonic, 3 जो है that index is here, so this is actually appearing here, so this third harmonic। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास इस तरीके से n-1 हार्मोनिक्स होंगे। तो टोटल 0 से लेके n-1 which actually add up into n हार्मोनिक्स जो है वो डिस्क्रीट अगर सिग्नल है और वो पीरियोडिक है तो डिस्क्रीट फोरियर सीरीज हम मालूम करेंगे। और जो डिस्क्रीट सिग्नल बनाना, और एक्चुअली जो DFT है दैट इज फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, यानी एक सिग्नल है उसकी ड्यूरेशन फाइनाइट है, फर्स्ट में 0 से n-1 तक है, वो एक्चुअली DFT है। उसका अगर हम बात करेंगे कि DFT क्या चीज़ है, लेकिन ये अगर फाइनाइट ड्यूरेशन है इसके लिए हम मालूम करते हैं DFT। जबकि जो इसी सिग्नल को 0 से लेके जो n-1 तक जो वैल्यूज हैं, इन्हीं को मैं अगर यहाँ पे 0 से लेके n-1 तक ये n-1 वैल्यू, तो टोटल n वैल्यूज हैं, तो n इसका पीरियड है एक्चुअली। तो इसी को अगर मैं कॉपी करूँ लेफ्ट एंड राइट, सो प्लस n लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसी तरीके से माइनस n करूँगा तो राइट शिफ्ट, यानी इस तरह की मुख्तलिफ कॉपीज इसमें डालते जाओ। प्लस एक्स ऑफ n माइनस है, प्लस एक्स ऑफ n माइनस 2n, इसी तरह ये एक्स ऑफ, सो दिस कॉपी हियर यहां से लेके यहां तक जो ग्रीन है, दिस इज एक्स ऑफ n माइनस n है। इसी तरीके से एक और कॉपी में आगे शिफ्ट कर दूं। इन जनरल आप इसको लिखेंगे कि पीरियोडिक सिग्नल इज एक्स ऑफ n माइनस एक्स प्लस के एन या आर एन। सो यूजुअली हम के हार्मोनिक्स के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम के के बजाय आर हम करेंगे। आर मीन्स कि कौन सा साइकिल है, दिस इज आर इज इक्वल टू 0 हियर, आर इज इक्वल टू 1 हियर, एंड सिमिलरली इसको राइट कॉपी कर दूँ तो आर इज इक्वल टू 2 हियर, माइनस एक्चुअली, और लेफ्ट पे कॉपी करूंगा तो प्लस यहाँ पे जो सिग्नल बनाऊंगा इसी को रिपीट करके यहाँ पे लिखूंगा, तो वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एक्स ऑफ n प्लस n, वो कॉपी यहाँ पे। तो एक चीज जो डिस्क्रीट फोरियर सीरीज जो है वो, या डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल जो है, उसमें जो मुख्तलिफ है एनालॉग से डिस्क्रीट के अंदर के, वो हमारे पास सिर्फ n हार्मोनिक्स होंगे। यानी अगर सिग्नल की लेंथ 10 है तो उसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 एक्चुअली होगा, तो हमारे पास 10 हार्मोनिक्स जो है वो उसके अंदर होंगे। अगर एक सिग्नल है उसका पीरियड 2 है तो उसके अंदर 2 हार्मोनिक्स होंगे। तो ये एक्चुअली मुख्तलिफ है एनालॉग डोमेन से कि उसमें हमारे पास इन्फिनिट हार्मोनिक्स जो है वो होते हैं। सो इन जनरल वी, अगर हम देखें इन जनरल वी हैव जो
कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, पेन नहीं नजर आ रहा, जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो जो यहाँ से वो हार्मोनिक के लिए रिलेटेड, जैसे डिस्क्रीट कंटिन्यूस में हमारे पास था e raised to power j ओमेगा नॉट, उस केस में n ओमेगा नॉट t था, तो वो हमारे पास यहाँ पे we represent it like this, e raised to power e सबस्क्रिप्ट k n, और वो जो k हार्मोनिक था वो हमारे पास कितने हार्मोनिक्स हैं, जितना n होगा 2 पाई और n एंड n k, फिर कितने हार्मोनिक्स होंगे, n हार्मोनिक्स होंगे, तो k कहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 और आखिरी में n-1, तो टोटल हमारे पास n हार्मोनिक्स बनते हैं। तो इस जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में e से j 2 पाई ओवर n k, so k हार्मोनिक्स है, तो ओमेगा 2 पाई ओवर n कैपिटल N, so this is actually omega फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n साथ इसको सीक्वेंस ड्रॉ करने के लिए होता है, और k जो है वो एक्चुअली हार्मोनिक्स है। तो वो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली ये है कि अगर आप इसमें e raised to 2 पाई ओवर n और k में अगर हम उसका पीरियड ऐड कर दें तो क्या होता है जी, e raised to power j 2 पाई ओवर n इंटू n k इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन बन जाती है, जैसे j 2 पाई ओवर के एन प्लस इंटू e raised to power j 2 पाई ओवर n, तो ये जो n है ये कैपिटल N से भी मल्टीप्लाई होगा, so this n will be cancelled here, so e raised to power j n 2 pi this would end up into 1. so eventually क्या होगा कि जो हार्मोनिक्स हैं they are repetition after n, तो यानी अगर जब आपके पास n हार्मोनिक्स हैं तो इसके बाद अगला हार्मोनिक्स जैसे ही आएगा तो जो सिग्नल उसको अगर हम एक साइकिल से एक्सीड करेंगे तो नई जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअली अलेज्ड होगी इन्हीं हार्मोनिक्स की। तो ये एक जो है वो कॉन्सिक्वेंस है उसका डिस्क्रीट हार्मोनिक्स का। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम k जो है वो nth हार्मोनिक लें e raised to power n raised to power n, तो हम क्या करते हैं e raised to power j जहाँ k नजर आएगा वहाँ एक्चुअली सब में n हार्मोनिक, n is cancelled with n here, तो e raised to j 2 power n is equal to 1. so this would be actually same as, यानी जो 0 से लेके e raised to power 0 n से लेके हमारे पास जो आखिरी हार्मोनिक था e raised to power n minus 1 ऑफ n, तो ये जितने भी हार्मोनिक्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी n, अगर फर्ज करें 5 है तो ये 5 हार्मोनिक्स होंगे हमारे पास टोटल, n एक्चुअली 4 हो जाएगा, 5 minus 1 4 हो जाएगा, तो e नॉट और e 4 तक जो है 5 हार्मोनिक्स हमारे पास, यानी 5 कंपोनेंट्स बनेंगे। तो अगर आप इसके बाद फर्दर k को इंक्रीज करें, यानी n-1 के बाद फर्स्ट आप आगे चले जाते हैं कि e raised to power n of n, so that would end up into an alias, and this would be same e naught of n or e capital N of small function of n, so they would generate the same signal. So हमें that is actually the periodicity of the complex exponential harmonics in discrete domain. तो वो ऐसे शो किया होगा कि अगर आपके पास हार्मोनिक्स हैं k, तो अगर आप उसमें पीरियड ऐड कर दें n with some integer value l, चाहे l जितना ही हो of n, तो आपके पास it would end up into the same sequence. यानी अगर आप जैसे अभी मिसाल दी थी कि अगर l 1 हो और तो यानी पहले साइकिल से आप एक्सीड कर दें तो जो k 0 रखें तो e raised to power small n of n, and k 0 होगा ना तो e raised to power not e naught of n, they would actually generate the same signal. ये यहाँ से इस ये यहाँ से कंफर्म है। इसी तरीके से अगर आप k e raised to power capital N 1 k 1 रखते हैं
तो अगर आप एक साइकिल से बाहर निकल जाए 1 प्लस एन जो भी है एल 1 रखते हैं तो 1 प्लस एन या 2 प्लस एन, एन जो है ये 2 एन 3 एन 4 एन कुछ हो सकता है, थर्ड साइकिल फोर्थ साइकिल जितने लेते जाए जितने भी, तो दिस इज एक्चुअली पीरियोडिक। तो ये हो गया, हमने ये बात कर दी कि जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो है वो डिस्क्रीट डोमेन में वो सिर्फ एन हार्मोनिक्स हमारे पास आएंगे। दूसरी बात, जैसे हम ऑर्थोगोनैलिटी की करते थे कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज में, इस तरह डिस्क्रीट में भी जो दो हमारे पास अगर दो डिफरेंट साइनोसॉइड्स हैं, दे वुड ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो उस ऑर्थोगोनैलिटी के लिए एक्चुअली हम इंटीग्रेट करते थे, फर्स्ट करें कॉज ऑफ ओमेगा थी के ओमेगा एन ओमेगा थी इज कॉज ऑफ के ओमेगा थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस है, दो यहाँ पे जो भी हार्मोनिक्स है, केथ हार्मोनिक है और एक एल्थ हार्मोनिक है, तो इन दोनों ये मतलब के और एल मुख्तलिफ होने से मतलब दे आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन डिजिटल डोमेन। तो वो जो हार्मोनिकली रिलेटेड अगर जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं हो या ना हो या एल बराबर ना हो, सो they are orthogonal to each other. Two different discrete frequencies are orthogonal to each other within a period. So चूँकि ये पीरियोडिक है इसलिए अब इसमें हम एक पीरियड की बात करें, इसलिए -1 रेफर्स टू विद इन अ पीरियड। तो कह रहे के और एल अगर मुख्तलिफ हो then they are not equal to each other, they are different than area sum of this product normalized by 1 by n would end up into 0। कहते हैं अगर ये जो सेम हो एक्चुअली ये k of n into k of n, so this will end up into 1 because this would be e raised to power 0 which is 1 and n is equal to 0 to n minus 1 और 1 को अगर आप सम करें n is equal to 0 to n minus 1, so this would end up into n। So ये जो this summation would end up into n and so ये scaling factor इसलिए n multiplied by n is equal to 1। So this is highly a signal itself is highly correlated with itself। तो इसी को प्रूफ करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम दो डिफरेंट हार्मोनिक्स ले लें, जैसे ई के ऑफ एन है तो ये जे के 2 पाई ओवर एन टू एन, तो इसी तरीके से e raised to power ln, so that would be equal to the second harmonic jl 2 pi over n capital N into small n। तो जब ये दो डिफरेंट सिग्नल्स हैं इनको कोरिलेशन मालूम करने के लिए ऑर्थोगोनैलिटी मालूम करने के लिए हम इनको प्रोडक्ट लेते हैं और देन एरिया समेशन सम करते हैं एंड डिवाइड बाय द पीरियड। तो ये k और l जो है इफ दे आर इंटीजर्स दे वुड बी एक्चुअली इंटीजर्स, तो हम ये कर सकते हैं कि द रेशियो जो बनती है वो n के अलावा जो एक्चुअली रेशियो रेज टू पावर स्मॉल e जो है ये बात चला जाएगा, एक्चुअली वुड बी समथिंग लाइक दिस सो दैट इज एक्चुअली रेशियो। तो जो फॉर्मूला है एक्चुअली वही है कि समेशन का आना है इफ r इज द रेशियो एंड i इज द इसके ऊपर समेशन रन कर रही है, तो ये फाइनाइट लेंथ है इसकी, दिस इज 1 माइनस r इज टू पावर add 1 in the power divided by the 1 minus the ratio। तो उस फॉर्मूले को देखें तो 1 minus e raised to j 2 pi over n k minus है और इसमें a n minus 1 में 1 ऐड करने becomes n और 1 minus e raised to power this ratio है। तो अगर तो ये j k और l बराबर नहीं है, the k and n is not equal, so then this is an integer multiple, so capital N will be cancelled by this one and any integer multiple of 2 pi would actually equal to 1 and this would end up into 0। 1 minus 0, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है क्योंकि n is not cancelled by this। फर्स्ट करें ये 2 है ये 8 है तो this is not actually 2 pi multiple, it will be something cancelled by, इन कुछ और भी हो सकता है इसलिए this is not necessarily, this is non-zero value। So दो complex exponentials sequence discrete domain में they are orthogonal to each other, but if they are same then 1 over n e raised to j 2 pi over n k
just take the conjugate, so this is minus here, और इन दोनों को ऐड करें, you get e raised to power 0, you cancel 0 to 0, which is 1, so then this ends up into 1, which is they are highly correlated with each other. If this तो orthogonality है actually हमने इसलिए मालूम किया कि within the orthogonality we can actually find the Fourier series coefficients. अगर हमारे पास एक सिग्नल x of n है, small signal x of n which is periodic, और हम उसको ब्रेक कर सकते हैं into these are the Fourier series coefficients, they are the amplitude and or harmonically related complex exponentials ये, so they are k harmonics. तो this Fourier x of n and this is actually Fourier series representation है. तो Fourier series representation हम यही बताती है कि the Fourier series coefficient actually is at the amplitude of that harmonic. और अगर हमें discrete Fourier series coefficients मालूम करनी हो तो तब हम क्या करेंगे, x of k यानी we find this capital X periodic, ये भी periodic होगा, this would be equal to 0 and minus 1 sequence लेंगे और उसको complex exponentials जितने भी हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो एक्चुअली k यानी कितने होंगे, कितने complex exponential, capital N. So that's come from here. तो वो ये Fourier series coefficients मालूम करने, you take the sequence and multiply by complex exponentials harmonics और फिर find the area, find this summation. तो यहाँ पे हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जो Fourier series coefficients हैं, that is capital X, K, they are also periodic. So ये उनका this is actually just to find the sequences within a period. So this is just another way of writing them. यहाँ पे जो बुक के अंदर जो फार्मूला है वो उसमें एक और complex quantity या एक constant इंट्रोड्यूस किया हुआ है, and that constant is actually Wn, and Wn is equal to e raised to power minus j 2 pi, and this n refers to 2 pi को n equal parts में divide करना है. So this is the Fourier series representation. और इसमें हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे फर्ज करें ये हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है x of tilde of n एंड इसका पीरियड जो है वो 0 से लेकर 9 तक है, सो द कैपिटल n इज एक्चुअली 10. तो इसको अगर हमने Fourier सीरीज कोएफिशिएंट्स मालूम करने है, टेक द सीक्वेंस विद इन अ पीरियड, यानी इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक आप ले सकते हैं. अगर आप आगे चले जाएं, यानी अगला पीरियड यहाँ पे आप k प्लस n कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे, बट इट वुड एंड अप इनटू द सेम वैल्यू. सो इसलिए ओनली वन पीरियड इज सफिशिएंट. अगले पीरियड में भी इंटीग्रेशन मालूम करें तो यही आंसर आएगा. बट एनी हाउ टेक द सीक्वेंस विद इन द n इज इक्वल टू 0 to n minus 1 तक. सो दिस इज एक्चुअली 1 4 0 1 2 3 4. तो 0 से लेके 4 तक दैट इज एक्चुअली xn एग्जिस्ट कर रहा है, एंड रेस्ट ऑफ them are 0. और wn as so capital N is actually 10, so w10 kn. So इस केस में एक्चुअली हमारे पास कितने हार्मोनिक्स होंगे? सो 0 से लेके n is 10, so we have 10 हार्मोनिक्स. तो अब x of k we will find n is equal to 0 to 4 is by j 2 pi over 10 kn. तो इसी को अगर मैं समेशन को तो ये आ जाएगा जी, इसको आप w10 kn के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और ये जो समेशन है वो n में अगर आप इसकी एक पावर ऐड कर दें, so 4 plus 1 is 5 divided by the ratio which is omega 10 k. It is actually written something like this. So this is actually the ratio and this power is n. So 1 minus the ratio w10k और w10k 1 minus w10k और पावर में
एक ऐड कर दें, so 4 plus 1 is actually 5k. So this is the expression for the Fourier series coefficient. तो इसको हम exponential की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So we know that omega 10 W10 is actually e to minus j 2 pi over 10, और ये 5 के साथ ही आ जाएगा. Similarly W10k is e to minus j 2 pi over 10k. तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके 1 minus e to j pi k, 5 2s are 10, 10 by 10 is 1, so e to minus j pi k, और यहाँ पे 1 minus. तो ये जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर इसको क्लोज फॉर्म में लिखने का तरीका है कि आप जो ये हाईएस्ट पावर है j pi k, इसका हाफ से j minus j pi by 2, तो वो बाहर ले लें और कॉमन ले लें, तो दिस वुड एंड अप इनटू प्लस j pi by 2k माइनस ये माइनस, और ये यहाँ पे आ जाए. सिमिलरली ये जो है माइनस j pi by 5k है, तो मैं इसका हाफ जो कि pi by 10 बन जाएगा, 1 by 2 ले लें उसका, तो पावर का मतलब 5 pi by 10. तो ये अगर आप कॉमन ले लें तो इसकी एक पॉजिटिव पावर, यही चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी, ये चीज़ नेगेटिव, और इसको ऐड करें दोबारा तो यही बनता है. तो बड़ा है, एनी हाउ दिस इज द वे टू राइट इन टर्म्स ऑफ सिंक फंक्शन, बिकॉज वी नो दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ पल्स हियर, डिस्क्रीट पल्स, सो इट वुड हैव सम सिंक फंक्शन. सो इसी को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये नीचे से ऊपर ले जाए और ये दोनों ऐड कर दें, यू गेट माइनस j 4 by 10 pi k. सो दिस इज द फेस टर्म, और साइन ऑफ पाई बाई 2k और साइन ऑफ पाई बाई 10k जो है वो ये इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगी. सो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो है वो अगर k0 या k0 डाल दें, सिर्फ 0 के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म e to 0 which is 1, so n is equal to 0 to 4 और 1 that ends up into 5. so जब k0 होगा, so this will be actually 5. उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये होगा कि एक और चीज़ जो आप 0 के लिए ये वैल्यू होगी, और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बाकी जो हमने मालूम की इसके अलावा वो ये वैल्यूज होंगी जब k0 नहीं होगा. यानी 0 के अलावा यानी k 1 2 3 4, यानी this expression is valid for except 0, और k 1 2 3 करते करते आखिरी है जो टोटल इसकी लेंथ n थी, वो आखिरी जो होगा 9 होगा. तो k0 ये 0 थी हो गया, और 9 हार्मोनिक्स के बाद 9 और 10 टोटल 10 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा. दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं, अगर k की वैल्यू इवन हो, जैसे 2 हो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 2 यानी पाई एक, जब k 2 रखेंगे इसे इवन रखते हैं, 2 रखेंगे 2 से कैंसिल पाई आ गया, साइन पाई से. फिर आप 4 रखें, 4 ये 2 2 से 4 2 पाई, आप यहाँ पे चलेंगे. फिर आप 6 रखें तो 6 2 3 6 यहाँ पे आ गए तुम्हारे यहाँ पे. सो इस तरीके से आप बार बार जो है वो ये इस सर्कल के इन दो पॉइंट्स पे रोटेट कर रहे हैं फॉर k इज इक्वल टू इवन वैल्यूज. सो 2 4 6 8 के लिए दिस वुड एंड अप इनटू 0. सो x ऑफ k इज एक्चुअली 0 फॉर k जो k हार्मोनिक है. सो k इज इक्वल टू 2 4 6 and 8. ये चार जो है वो 0 हो गए, और 0 के लिए एक्चुअली k इज इक्वल 0 के लिए 5 रह गए. 1 3 5 और 7 और 9. तो उनके लिए आप ये इस एक्सप्रेशन को मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो देन यू हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज है. k1 रखें, साइन 90 is 1, so k1 रखें, so this would be actually pi by 10. So it would be some number, and that will end up into the x of 1. So x of 1 would actually end up into some value. So k 1 अगर pi by 2 is 1 divided by sine of k is equal to pi by 10. So this will end up into some number. Similarly x3 डालेंगे आप तो 3 pi by 2. So 8 pi by 2
that is -1, and this is 3 pi by 10, so it would end up into another number. तो इसी तरीके से इसी जो हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का फार्मूला मालूम किया है, उसी का अगर हम एंगल पार्ट मालूम करना चाहें तो माइनस जे के अलावा जो कुछ है -4 by 10 pi k, दैट इज एक्चुअली फेज, लीनियर फेज, एंड दिस इज एक्चुअली साइन की जो रेशियो है, जब ये पॉजिटिव होगी देन वी हैव नो फेज, but we have phase jump pi if this ratio gets negative, and it will get negative for some time maybe. तो रिलेशनशिप क्या हुआ डिस्क्रीट फोरियर सीरीज में, डिस्क्रीट फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में. सो डिस्क्रीट फोरियर सीरीज एक्स की जो है कैपिटल के are equally spaced sample at 2 pi over n of Fourier transform of one period of x of n. यानी अगर आप यूनिट सर्कल को इक्वली सैंपल करें, अगर आपने सैंपल करना है n जो है वो आपने 4 रखना है टोटल, 4 सैंपल आपने एंड 8 रखना है तो आप यूनिट सर्कल इक्वली सैंपल लेंगे. अगर 16 रखना है तो फिर आप फर्दर so 1 2 3 4 4 8 4 5 6 16, so this is 16.0. so you are sampling unit circle at equally spaced frequencies, so there is so this is the यूनिट सर्कल पर्सपेक्टिव. तो ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स ऑफ एन है, अगर उसका हम एक पीरियड ले लें, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ विंडोइंग फंक्शन, दैट इज एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक. अगर उसमें से हम सिर्फ एक पीरियड उठा लें, सो वी विल गेट एक्चुअली दी एक्स ऑफ एन विच इज एन सिंगल पीरियड, यानी एक साइकिल हमने उठा लिया, तो ये क्या होगा, इट्स अ टाइम लिमिटेड सीक्वेंस और इंडेक्स लिमिटेड सीक्वेंस ऑफ लेंथ n से एक्सीड नहीं करेंगे, उसके अलावा 0 होगा. तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसकी एक फिगर बनाई थी, तो जैसे ये अगर आप बाकी सब यानी एक्स ऑफ ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो एक्स ऑफ एन जो है अगर हम इसे टिल्डा हटा दें, एक्स ऑफ एन वुड एक्चुअली मीन दैट दिस वुड बिकम 0, सो ये बीच में नहीं होगा, सो दिस वुड बी 0, देयर इज नो रेपिटेशन, तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी. और अगर ना हो तो पीरियोडिक, तो एक्चुअली दिस वुड बी एक्चुअली द पीरियड. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करें एक्स ऑफ एन का, जो कि एक पल्स सीक्वेंस है, हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को लेते हैं, ये हमारे जो मैंने एन से मल्टीप्लाई करते हैं और इस समेशन को मालूम करते हैं. चूँकि एक्स ऑफ एन जो है दैट कैन बी सीन एज अ, क्योंकि एक पीरियड के अंदर तो अगर आपने इसको लिमिट कर दिया एन इज 0, तो आप एक्स ऑफ एन भी ले सकते हैं, भले आप टाइम लिमिटेड सीक्वेंस यानी एक साइकिल लें या पूरा पीरियोडिक सिग्नल लें, ये इंटीग्रेशन उसको एक ही लम्हे तक, एक ही साइकिल तक लिमिट कर देगी, इवन एक्स ऑफ टिल्डा ऑफ एन हो, सो इट डजंट मैटर, सो दिस कैन बी चेंज. तो यहाँ से ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि एक्स ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, दे विल एंड अप इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप सैंपल करें एट 2 pi over n k. तो k डिस्क्रीट वैल्यूज लें आप उसकी, तो वी कैन से दैट x ऑफ टिल्डा ऑफ k, कैपिटल X ऑफ k, दिस इज कैपिटल X ऑफ k. फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो हैं, ये वो हार्मोनिक्स जो हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स हैं. तो कौन कौन से हार्मोनिक्स हैं, दिस इज 2 pi over n into, सो ये एक्चुअली फार्मूला है उसका, n इक्वल टू n minus 1 x of n. अब आप क्या करें, e to minus j omega n की बजाय क्या करें, ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 pi over n k. So Fourier series coefficients are the samples of the Fourier transform of one period.
भले आप इसका एक्सफैन टिल्डा फैन, यहाँ पे एक्चुअली ये मकसूद था कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है DTFT है, दिस इज DTFT को रिलेट करें, चूँकि ये एक ही पीरियड यानी टाइम लिमिटेड सीक्वेंस था, उसी को हम पीरियोडिकली रिपीट कर दें, वी कैन आल्सो ऐड एक्सफैन, बट दिस बिकॉज ऑफ दिस लिमिट हम वही सैंपल खेल रहे थे जो एक्सफैन के एक ही साइकिल के अंदर। तो उससे हमने सिर्फ ये वो करना था कि हम एक्स ऑफ ई जे ओमेगा को जो है वो एट यानी दिस वुड एक्चुअली रिजल्ट इनटू ओमेगा 2 पाई ओवर एन के। चूँकि स्मॉल ओमेगा जो है वो हमारे पास 2 पाई ओवर एन है, और चूँकि हमारे पास के हार्मोनिक्स है, के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ पे ये के इंडेक्स साथ चलेगा। तो इसी को अगर हम इस फॉर्मूले में, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में इंसर्ट कर दें DTFT में, सो देन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स का जो फार्मूला है वो एक्चुअली ये बन जाएगा, और ये हम ये कह सकते हैं कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आर द सैम्पल्ड वर्जन ऑफ, सो k is actually the sampling index here, K1 होगा, K2 यूनिट से probably बात हो जाएगी, अगर K4 होगा तो 0 1 2 3 4 सैम्पल 0 जाएंगे, 2 हो तो ये 0 और यहाँ पे ये 2 सैम्पल। इस तरीके जितने ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, 10 और 16 हो तो आकर ये जो ऊपर फिगर बनाई थी ये वाला सिनेरियो बनेगा, हर क्वाड्रेंट में 4 रो बनेंगे। सो ये एक्चुअली कंक्लूजन हो गया फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स का और DTFT का रिलेशनशिप, कि DTFT को अगर आप सैंपल करें मिलता है तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दैट इज ऑल्सो दी what is now we will discuss what is DFT. DFT is discrete Fourier transform. So we have the scenario, ये है हमारे पास एक discrete time sequence है, तो इस sequence को अगर हम इसका spectrum मालूम करें तो this is the spectrum y of e j omega, this is discrete time Fourier transform, और discrete time Fourier transform for example इस sequence का arbitrary discrete time Fourier transform ले रहे थे जो कि repeat होगा था is after 2 pi like this, ठीक है, and also to the left, so इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट जो है वो इसकी कॉपीज बनती जाएगी, but we are only interested in the main fundamental spectrum जो कि 0 to pi के दरमियान है। अब हमने कहा था कि स्पेक्ट्रम को हम प्रोसेस करेंगे, स्पेक्ट्रम को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को इनपुट के स्पेक्ट्रम से मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह। तो हाउ वी प्रोसेस दिस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सो दैट इज अगेन द सेम प्रॉब्लम जो कि हम जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी कि एक एनालॉग सिग्नल है, वी कैन स्टोर दैट सिग्नल, सो द आइडिया इज दैट वी हैव टू सैम्पल द स्पेक्ट्रम। So y of e j omega, so if we take the Fourier transform here, take the Fourier transform of the sequence, we get y of e j omega, and if we sample the k omega, so k omega naught हम कह सकते हैं या omega k कह सकते हैं, k sample जो है वो, so we will take the k omega, so इसलिए जो k 0 होगा तो this is omega naught, k 2 होगा तो this is 2 omega naught, so maybe let's call this omega naught. So we will sample the spectrum, यानी हम sequence के spectrum sample करेंगे and we will get the another sequence. So this is actually DFT. So इसका हम ये कह सकते हैं DFT is the sampled version of DTFT, and that is actually discrete Fourier transform. So we cannot compute the discrete time Fourier transform
because it needs infinite memory. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैटलैब वगैरह कैसे DTFT हम अगर मैटलैब में देते हैं तो कैसे मालूम करता है, वो एक्चुअली DFT ही मालूम करता है, लेकिन चूँकि ये कंटिन्यूस होता है तो वो क्या करता है, उन सैम्पल्स को इंटरपोलेट करके वो एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म में दिखा देता है. सो एक्चुअली DTFT मालूम करने के लिए भी DFT मालूम किया जाता है, और फिर उन सैम्पल्स को आपस में मिला के जो है वो इंटरपोलेशन जिसको बोलते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस शेप में हमें दिखाई देता है. So y of k, this is the DFT, it's a sequence actually, is y of ej omega sample at 2 pi over n k, where k runs from 0 to n minus 1. Again इसका मतलब है k के n samples हमने लेने हैं, तो जितने sequence की length होगी उतने ही samples में k will run from 0 to n minus 1, which is n points. तो samples, number of samples are usually called number of points. So यहाँ पे अगर आप k 0 डालेंगे, so 0th sample will actually result into omega k 0 कर लें तो 0 into 2 pi over n is 0, and omega will get 0, so e to j 0. So y of 1, तो यहाँ पे j और omega की जगह 2 pi over n लिखेंगे क्योंकि 1 into 1 यहाँ आ गई. इसी तरीके से करते करते n minus 1 है, that will come here 2 pi over n. तो इसका मतलब है कि टोटल जो है वो हमने n samples. So these are the DFT samples या DFT points. n points, ये हमने टोटल कितने पॉइंट्स लिए हैं, 0 से लेके n minus 1 तक लिया n point samples लिए हैं, which are known as n point DFT. So हुआ क्या है कि जो हमारा सैम्पल जो स्पेक्ट्रम था जैसे कि ऊपर DTFT, it is continuous. So what we have done is that we have taken the samples of this one. So sure, पहला सैम्पल ये नहीं है. So अगर whatever that value is and depends on क्या है, so कैपिटल N की बात करें तो n 10 है तो उसका मतलब है कि 0 से लेकर 2 सैम्पल्स हमने होंगे. Similarly, we'll keep on going करते करते the last sample will be n minus 1 of 2 pi n. So correspondingly अगर k index को देखें तो k index is k 0 into pi over n is actually 1. X of k will result into 1 means that 2 pi over n, this is 2 pi over n. And similarly y2 second any sequence where there is a k2 index 2, so that will result into the user j 2 pi over n into 2. So this 2 pi over n into 2 is 2 into 2 pi over n, that is they are same. So this is the second harmonic, and they are totally n harmonics, and they are actually Fourier series coefficients. अगर हम if we limit the Fourier series coefficients within a period, then zero otherwise, then this will become the DFT points or DFT samples. here चूँकि x के बजाय हम y लिखा हूँ, so y है और this is y and this is periodic y. So y and this is y of k. यानी ये y of k 0 से अगर इसी को रिपीट करना शुरू कर दें, these are actually Fourier series coefficients. So y of n has a for the DFT, which is y of each omega, and from y of each omega, if we take 2 pi over n k, and if we replace the omega with 2 pi over n k, we get the y of k. आया हम discrete Fourier transform के जो coefficients हैं DFT points, क्या हम उनसे y of n वापस ले सकते हैं? It is the inverse DFT formula,
So yes, that is possible because y of k, if you multiply y of n by e to minus j2 pi over n k and k run from 0 to n minus 1, which are actually n points, then this would add up into the Fourier series coefficients. Y of k अगर given हो y of n मालूम करना हो तो that is reversal. So this is y of n given हो तो y of k, these are Fourier series coefficients and these are actually DFT points here, n point DFT. लेकिन उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि y of n जो है वो हमारे पास कोई सीक्वेंस था जिसकी लेंथ n थी. So let make it w is equal to minus j2 by w. This is actually w n. So y of k is equal to n is equal to 0 to n minus 1 y of n w of k and k runs from 0 to n minus 1. तो k हार्मोनिक्स होंगे या k सैम्पल्स हम कह सकते हैं यहाँ पे, k फ्रीक्वेंसी सैम्पल्स, और वो हार्मोनिक्स भी हैं. और सो ये DFT is actually points are discrete Fourier series. So this is y0 k0 डालें तो जहाँ जहाँ k0 नजर आए kw0 is 1n, so this becomes 1. So y of n n is 0 to n minus 1, so this becomes y of 0 plus y of 1 and y of n minus 1. Similarly k1 डालें, so this is the first harmonic, या आप कह सकते हैं sample of the DFT DTFT y1 capital y1. So this is यहाँ पे अब k1 होगा तो जहाँ पे k था तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 1 आ गया. Similarly k2 डालना हो तो जहाँ k2 नजर आएगा यहाँ पे k2 डालना, एंड सो ऑन करते करते हम जहाँ पे k नजर आएगा आखिरी पॉइंट होगा वो n minus 1 होगा एंड दिस इज द समेशन है. तो इस तरीके से हमें n कैपिटल n साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होती है टू फाइंड द y of n, कैपिटल y of n या 0 to कैपिटल y of n minus 1. तो y of n is equal to y of 0, y of 1 and so on y of n minus 1. Similarly यहाँ पे आप इस सब समेशन को खोलें तो y of 0 plus y of 1 w plus y of 2 w square and plus y of n minus 1. करते करते आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन करते जाएं, y of 0 ये डाला, y of 1 डाला तो n minus 1 आया. करते करते nth term n minus 1 क्या होगा, w of n minus 1 raised to n minus 1. So this n becomes w, sorry n की जगह प्लेस कर देंगे हम कैपिटल n minus 1. अगर हम इसको अब हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें तो इन्हीं अनसाइमल्टेनियस इक्वेशंस को लिखें तो ये एक स्केलर, ये जो सारे स्केलर थे w स्क्वायर w n minus 1 वाले, तो ये जो है वो एक स्केलर्स की एक मैट्रिसेस है जो कि w से हम इसको प्रेजेंट करेंगे n by n इसका ऑर्डर है. सो यहाँ पे हम y0 y1 y2 और yn minus 1 आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल y of 0 y1 कैपिटल y2 and कैपिटल n minus 1. सो दीज आर दी मैट्रिक्स फॉर्म में ये DFT कोफिशिएंट्स है और ये W मैट्रिक्स है और ये Y मैट्रिक्स है जो कि इनपुट सीक्वेंस है. तो इसका मतलब है कि DFT मालूम करना इट्स एक्चुअली अ लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम और DFT मैट्रिक्स जो है वो n डिसाइड्स द n by n मैट्रिक्स. तो ये जो वन लेमन मैट्रिक्स जो थी ये एक्चुअली आपने देखा लीनियर अलजेब्रा में 1 और अल्फा 1 स्क्वायर, इन कोई मैट्रिक्स का ये जो सेकंड एलिमेंट है उसी का स्क्वायर, उसी का क्यूब, उसी का पावर बढ़ती जाए, इतना अल्फा 3 स्क्वायर अल्फा 3 क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है. ये अल्फा है, W है, इसको ये W है, 1 W स्क्वायर W क्यूब करते करते W n minus 1, तो ये W n minus 1 है, ये W n minus 1. तो इसी तरह ये W स्क्वायर W 4 होगा, स्क्वायर उसी का स्क्वायर होगा 4, उसका स्क्वायर फिर ये 4 to 8 करते करते आखिरी जो है वो n minus 1 का जो स्क्वायर है that is 2 times n minus 1.
सिमिलरली n-1 है, इसी का अगला 2 होगा, फिर स्क्वायर जो होगा वो 2n-1, 3n-1 करते करते जो लास्ट टर्म आ जाएगी n-1 इंटू n-1। सो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ये इस किस्म की जो मैट्रिक्स वेन डेयरमोंट मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जो है वो ये इसका इन्वर्स मालूम करना, अगर तो ये इसका डिटर्मिनेंट 0 इट्स नॉट इक्वल टू 0 तो और ये सारे डिस्टिंक्ट रूट्स हो, तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि अगर इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है कि जब वो जो W मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल है। फिलहाल हमारे पास क्या है, DFT मैट्रिक्स इज इक्वल टू W मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सीक्वेंस मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम नीचे एक लाइन लगा देते हैं ताकि वेक्टर्स की फॉर्म में ये हम बताएं कि वेक्टर्स है। तो अब हमने अगर W का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो W इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है दोनों साइड में W इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और Y जो है इट्स सिंपली Y W इन्वर्स ऑफ Y। तो यानी जो इन्वर्स DFT है, जो इसका मतलब है कि फाइंडिंग द सीक्वेंस फ्रॉम द W matrix, which is its inverse into Y, this product will give us the sequence back. तो ये सिंपली कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट होता है, सो ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लेना। तो W इन्वर्स मैट्रिक्स इसकी लेना जो है वो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये आसान इसलिए है कि इसका जो इन्वर्स है वो इसी का कॉन्जुगेट ले ले, तो दैट वुड बी दैट इज द इन्वर्स DFT। So this is, we can find the sequence from the DFT coefficients just by using this matrix here. थोड़े पॉइंट्स हो तो ऑब्वियसली आप जो है वो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ज़्यादा पॉइंट्स हो जाए तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द मैट्रिसेस। तो ये तो डिस्कस कर लिया हमने। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी जो लेंथ है वो 0 से लेके उसका जो पीरियड है 0 से लेके 9 तक है, जो कि 10 बनता है, और फिर ये पीरियोडिकली लेफ्ट राइट रिपीट हो रहा है। सो दिस इज एक्स टिल्डे ऑफ एन, इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल। अगर हम इसकी डिस्क्रीट फोरियर सीरीज मालूम करें, दिस कैपिटल एक्स और के विच इज पीरियोडिक, तो ये जो है इट इज एक्चुअली जो इसका DTFT बनता है। इस जो अगर हमारे पास ये सीक्वेंस हो 0 से लेकर 9 तक, तो इसका जो DTFT है इट इज समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस। तो एक्चुअली discrete Fourier series is the sampled version of the DTFT। जो DTFT है इसको सैम्पल किया हुआ है, और इस तरीके से हम लाइन स्पेक्ट्रम या कोफिशिएंट्स के जरिए हम बता सकते हैं कि ये हार्मोनिक मेगा, यानी दिस एक्चुअली रेफर्स टू मेगा 0, मेगा 1, मेगा 2। तो ओके, तो इसमें जो इवन हार्मोनिक्स है वो मिसिंग है, so last one will be omega 9। so it is the 9 times the जो ओमेगा बनता है वो ओमेगा is equal to 2 pi over n, so it is pi by 5। so the ninth harmonic would be 9 pi by 5, omega 9 would be actually equal to this is omega, so omega k would be equal to k times fundamental frequency 2 pi over n। सो ओमेगा 0 तो हम अलग से मालूम कर दें। ओमेगा 1 जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज k 2 pi over n। ओमेगा 2 0 है, ये 0 है। ओमेगा 3 थर्ड हार्मोनिक जो है इसके अंदर वो 3 times 2 pi over n फ्रीक्वेंसी है, और ये उसका एम्पलीट्यूड है।
So this is the sampled version of the DFT of this sequence. So this is actually the sequence, and this is the Fourier series coefficients, and they are actually the sampled version of the DFT of this sequence above. इसी तरीके से फेज जो है वो भी सैम्पल्ड वर्जन है. यहाँ पे हम उसको जो DFT का और डिस्क्रीट फोरियर सीरीज का जो आपस में ताल्लुक है वो उसको देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ एनवलप भी दिखाया हुआ है, यानी वो जो DFT अगर होता तो वो इस तरीके से होता और उसी का सैम्पल्ड वर्जन ये यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास फिक्स टाइम यानी 4 लेंथ की जो सीक्वेंस की लेंथ जो है वो एक्चुअली 4 है. तो 0 से लेके 4 इट्स 5 पॉइंट्स है एंड 5. तो DFT के हमने 0 1 2 3 4 तो टोटल 5 सैंपल्स लिए, और ये एक पीरियड के अंदर जो सैंपल्स हैं 0 1 2 3 4, so they are actually the 1 2 3 4. ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो इसके यानी पीरियोडिक एक्सटेंशन करें आप 0 से लेके 4 तक की, और फिर आप दोबारा वही रिपीट करते जाएं 5 से लेके यहाँ तक 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर ये यहाँ से आगे रिपीट हो रहा है, फिर 15 के बाद रिपीट हो रहा है. तो ये जो है अगर आप इसका एक पीरियड एक्सट्रैक्ट कर लें बाय विंडोइंग, सो विंडोइंग की वजह से वी हैव दिस सिंक फंक्शन इफेक्ट, दैट इज द स्पेक्ट्रल लीकेज नाउ. सो इफ वी इंक्रीज दी ओके, अगर हमारे पास फर्स्ट करें ये लेंथ 5 है, अगर हम इसकी लेंथ 10 करना चाहें तो हम मजीद ये 5 6 7 8 9 10, तो उस केस में क्या होगा कि हम इसके 10 सैंपल्स लेंगे. तो वो जो स्पेक्ट्रम है जो कि DFT है, जो स्पेक्ट्रल लीकेज है, दैट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर. जो ज़्यादा जो है वो DFT पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे, और वो कैसे इंक्रीज करते हैं बाय जीरो पैडिंग. उसका एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है कि वी गेट जैसे इसका पीरियड हम 5 से 10 कर दें, सो वी हैवंट एडेड एनीथिंग बट 2 पाई ओवर n अब इंक्रीज हो गया, 2 पाई ओवर 10 हो गया, पहले 2 पाई ओवर 5 था. इसका मतलब है अब वी हैव एडिशनल सैंपल है, we have an example here and then here and then here. तो जो हमारे पास यहाँ पे बनेंगे 0 to ये इंडेक्स रिस्पेक्टिव ऐसे नंबरिंग उसकी इंपॉर्टेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10. इससे लेके 9 तक जो वैल्यूज हैं वो तो ये जो वैल्यूज हैं these are the DFT points here. यहाँ पे भी पॉइंट बनता है, 4 पे 0 2 पे बनता है. So these are the DFT points. And if I repeat them, so जैसे कि ऊपर repetition दिखाई हुई है, so they are the discrete Fourier series coefficients. But if I don't repeat them, जैसे ये है, जैसे इसका जो representation है वो ये है, जैसे कि DFT points, K DFT points and K transform जो n होता है, तो 0 से लेके 10 ये 9 तक जो कि 10 point DFT होगा वो भी होगा, 5 point DFT होगा वो एक्चुअली ये जो दिखाया हुआ है ये है. So to increase the resolution we can increase the duration of the signal just by adding the zeros here, and और वो फिर जारी बात है जो periodicity है वो भी obviously फिर यहाँ से x tilde of n जब यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 और फिर आगे 0 0 0 फिर आगे इस तरह. So the periodicity भी फिर सिग्नल की वो तब्दील होगी. obviously more harmonics we can स्पेक्ट्रल लीकेज ऑब्वियसली होती है कि जब टाइम लिमिटेड सिग्नल होता है तो वो हमारे पास
ऑब्वियसली ये एक डीसी सिग्नल है, वी हैव अ डीसी स्पेक्ट्रम हियर, बट वो बाय चांस जो है वो इज अ स्पेशल केस कि वो जीरो क्रॉसिंग पे हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक DC signal है. But if you increase the windowing effect or the spectral leakage is very obvious, as you can see from this picture here, कि ये जो spectral leakage है, this is because of this windowing here, which is limiting the sequence. Multiplying this is actually the window itself of length n is equal to 5. So that is the representation of. So मैं summarize कर देता हूँ. If we have a time limited sequence which is not periodic, so this is x of n. इसी को हम extend कर दें left right, so we get a periodic signal. We will find the discrete Fourier series और वो actually periodic होंगी, और उसी को अगर हम एक पीरियड तक restrict कर लें, this one, that is the DFT. सिर्फ एक पीरियड ले लें, that is the DFT of the discrete Fourier series का सिर्फ एक पीरियड हम उठा लें, तो that is actually DFT of the discrete Fourier, which is the sampled version of this spectrum.